रिजल्ट आता था तो मैं थोड़ा परेशान होती थी फैमिली को लेके, फैमिली के सामने कि अरे नहीं हुआ फिर से। तो पेरेंट्स बोलते थे कि चल ठीक है, कुछ नहीं, कुछ और ट्राई कर ले, कुछ और कर ले, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये मेरे लिए टफ रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी अटेम्प्ट दिए मैंने इसके, और मेरा हमेशा नेट ही होता था। लेकिन जो मेरे 7th अटेम्प्ट था उसमें मेरा जेआरएफ हो गया, और लकीली मैंने टॉप कर लिया, मेरे 100 परसेंटाइल आ गए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पी टॉक्स पर, एन इनिशिएटिव बाय फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड एंड पावर्ड बाय स्पोर्ट्स पब्लिकेशन। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं। स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने NTUC नेट में 100 परसेंटाइल स्कोर अचीव किया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, नेट JRF क्लियर ही करना बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है, बट इन्होंने नेट JRF क्लियर तो किया है विथ 100 परसेंटाइल स्कोर। सो चलिए आज उनकी जर्नी जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किया और क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाए। मैं अब वेलकम करना चाहूँगा गीता नेगी मैम का, जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए। वेलकम मैम। सो मच सौरभ। थैंक यू। मैं आपका करना चाहूँगा मैम, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए दिया और अपनी जर्नी हमारे ऑडियंस से शेयर करने के लिए आप रेडी हुए। थैंक यू वेरी मच। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी जर्नी बिल्कुल व्यूअर्स तक पहुँचाने एक्साइटेड, आप भी हमारे ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उन्हें भी आज बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा कि कैसे हम इस NTUC नेट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं और कैसे इसमें हम अच्छा स्कोर ला सकते हैं। देरी ना करते हुए हम आज का शो स्टार्ट करते हैं ताकि हमारी ऑडियंस भी बहुत देर से वेट कर रही होगी। बिल्कुल। हम शुरुआत करते हैं मैम कि आप सबसे पहले हमारे ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करें अपने आप। मेरा नाम गीता नेगी है और मैं फ़िलहाल DU से अपनी PhD कर रही हूँ फिज़िकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स साइंसेस में, और मैं नोज़ाइन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर भी हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस से करी है। मैं वॉलीबॉल में दिल्ली को और DU को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। वाओ, लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स है मैम के पास। मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि आपने अपने करियर के लिए फिजिकल एजुकेशन को ही क्यों चुना और कैसे चुना आपने? ओके। जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं 10th में थी और मेरे सीनियर वॉलीबॉल के सीनियर 12th में थे, तो मुझे पता चला था कि LNIP और IGI ऐसे कुछ 2 कॉलेजेस हैं जहाँ पे स्पोर्ट के कॉलेजेस हैं। मतलब मुझे इतना ही पता था, ज़्यादा नहीं पता था। तो मुझे लगा था मैं अपने गेम को, अपने वॉलीबॉल को, मैं बहुत पैशनेट थी, मुझे कंटिन्यू करना था। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे जाके मैं खेलूँगी और अच्छी प्लेयर बनूँगी। तो ये मेरा एक जो मोटिव था इस कॉलेज में आने का, स्पोर्ट कॉलेज में आने का। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए नहीं है। ये फिजिकल एजुकेशन एक बहुत ही वाइड, एक बहुत ही बड़ा फील्ड है। मतलब एक फिजिकल एजुकेशन को जो एक बच्चा है वो बहुत कुछ कर सकता है। मुझे यहाँ आके पता चला, तो मेरा खुद का एक पर्सपेक्टिव जो खुला फिजिकल एजुकेशन को लेकर यहाँ आके। तो ये मेरी जर्नी थी यहाँ तक आने की। मैम आपने बता दिया कि आप फिजिकल एजुकेशन को कैसे चूज़ किया आपने। सो अब मैं जानना चाहूँगा कि अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है। जैसे कि आपने NTUC नेट क्लियर कर लिया, वो भी 100 परसेंटाइल स्कोर से। सो अभी आप PhD में एनरोल भी हो, नेक्स्ट क्या आपका टारगेट, आप नेक्स्ट क्या करना चाहते हो? फ़िलहाल तो मैं PhD जो मैंने एनरोल की है, मेरा पहले टारगेट है तो पहले उसको ही मैं ख़त्म कर लूँ। राइट, PhD अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद मेरा प्लान है कि मतलब मुझे टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे थोड़ा इनर कॉलिंग आती है उसको लेके। तो मैं टीचिंग में ही अपना कैरियर बनाना चाहूँगी। मुझे पसंद है बच्चों को या किसी को भी नॉलेज इम्पार्ट करना, कुछ एक पाथ दिखाना। तो ये मेरा थोड़ा एक लव है टीचिंग को लेके, तो मैं इसलिए उसके लिए जाना चाहूँगी। उसके लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा और एक ब्राइट फ्यूचर हो आपका। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आपने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है NTUC नेट में, तो मैं जानना चाहूँगा कि ये आपके लिए कितना मुश्किल रहा है? पहला तो मेरा टारगेट 100 परसेंटाइल लाना कभी था ही नहीं। मुझे बस JRF क्लियर करना था, और ये मेरे लिए टफ रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी अटेम्प्ट दिए मैंने इसके, और मेरा हमेशा नेट ही होता था। लेकिन जो मेरे 7th अटेम्प्ट था उसमें मेरा JRF हो गया, और लकीली मैंने टॉप कर लिया, मेरे 100 परसेंटाइल आ गए मेरा, बट ऐसा मोटिव था नहीं। वाह, 7th अटेम्प्ट, मतलब ये खुद में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। इससे आप सीख सकते हैं कि कभी भी हारना नहीं चाहिए, हमेशा लगे रहना चाहिए, डेडिकेटली आप मेहनत करिए, ज़रूर आपको एक दिन सक्सेस मिलेगा।
बहुत ही अच्छा मैम, आपने 7th अटेम्प्ट में क्लियर किया। मतलब थैंक यू। इसके पीछे आपने अपने आप को कैसे डेडिकेटेड रखा इस एग्जाम के लिए कि मुझे ये करना है क्लियर? एक्चुअली मेरे ख्याल से आपकी सराउंडिंग्स बहुत मैटर करती है। मतलब अब आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार कर लेते हो, लेकिन उसके बाद ना आपका मतलब एक आप मोटिवेशन ना डाउन जाता है, फिर आपको सेल्फ डाउट स्टार्ट हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, मुझे याद है। मैं अपना फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट तो चलो ठीक, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब थर्ड फोर्थ ऐसे बढ़ते हुए मेरे को ऐसा फेलियर, नेट भले ही क्लियर होता था और मुझे ऐसा फेलियर सा फील होता था कि यार मैं इतना ट्राई कर रही हूँ, मेरे से हो नहीं रहा है। तो जब भी रिजल्ट आता तो मैं अपने आप को मनाती थी, अब तो मैं नहीं दूंगी, अब तो मैं नहीं दूंगी। लेकिन मेरे ख्याल से मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और बस बोला कि नहीं कर, मत सोच कर। मतलब मैं इतना डीमोटिवेटेड रहती थी एग्ज़ाम देने के लिए कि जब जो अप्लाई करने की भी डेट आती थी ना, मैं लास्ट डेट तक ना अप्लाई नहीं करती थी। बट मेरे फ्रेंड्स मेरे को ज़बरदस्ती की, नहीं कर कर, करेगी तू, तो कर देती थी। फिर उसके लिए फिर प्रिपरेशन भी मुझे करनी पड़ती, क्योंकि मुझे वो फेलियर फिर से फील नहीं करना होता था। लेकिन वो कुछ था, कुछ ऐसा ही होना था। तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ऐसे ही अमेजिंग रही रहा है मेरी आपका चीज़ें। ये। इस 7th अटेम्प्ट मतलब खुद में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है कि आप कैसे अगले स्टेज के लिए हर बार मनाते हो, यार इस बार भी क्लियर नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम भी नहीं हुआ। फिर वो जो प्रिपेयर करना, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके सराउंडिंग का बहुत इफेक्ट रहा है इसमें, इनको बहुत सपोर्ट मिला है तभी ये कर पाए हैं। सो यहाँ पे आप सभी को बहुत कुछ इससे सीखने का मौका है कि कभी भी हार ना माने आप लोग। बिल्कुल। सो मैम, आपने अपना पहला अटेम्प्ट कब दिया एनटीयूसी नेट का? कब सोचा कि मुझे अब अपीयर होना है, किस स्टेज पे आकर? मैंने अपना अटेम्प्ट तो 2016 में पहला जून जुलाई का जो अटेम्प्ट था वो दिया था, सबसे पहला अपना अटेम्प्ट। और जब मैं अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी, हम सब प्रिपरेशन कर रहे थे अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो कुछ लोगों का, कुछ सीनियर्स का, जो मेरे नॉन सीनियर्स थे जो मास्टर्स कर रहे थे, उनका रिजल्ट आया था नेट का ही। तो काफ़ी कॉलेज में ऐसे हवा बनी हुई थी उनके नाम की कि अरे इनका नेट हो गया, इनका नेट हो गया, क्या बात है, ऐसे ऐसे करके। तो वहाँ से थोड़ा एक ऐसा आया कि अच्छा ये क्या चीज़ है, मुझे इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन एक थोड़ा ना एक इंटरेस्ट आया उस चीज़ में कि ऐसा क्या है, मतलब वो चीज़ क्या है कि सब इतना उस चीज़ को सब ऐसे, इसकी बातें क्यों कर रहे हाँ हैं, ऐसा मतलब क्या इतना है? हवा में क्या है वो। हम्म। तो तब से मेरे को थोड़ा ऐसा आया कि चलो करते हैं, देखते हैं, मैं भी करूँगी। और सब जब अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो मैंने नेट कुट्टी कुट्टी जस्ट कुट्टी सर की एक बुक है नेट यूजीसी की, वो खरीद के लाई थी मैं कि मैं नेट की भी प्रिपरेशन करूँगी साथ साथ। तो तब से मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि मेरे को करना है ये। आप कितने घंटे पढ़ते थे और आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर? ऐसा घंटे का तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया, बट हाँ जब एग्ज़ाम आने वाले होते थे जब भी, तो 1 महीने पहले से ही मैं काफ़ी पूरी, मतलब बाकी सारी चीज़ें, मतलब इसी एग्ज़ाम को प्रायोरिटी देती थी। तो ऑन एन एवरेज मेरा ऐसा 5 से 6 घंटा मेरा डेली का होता था 1 महीने के लिए। ओके। बाकी सारी चीज़ें मैं साइड में रख देती थी। और स्ट्रैटेजी बोलूँ तो मतलब मुझे सेकंड पेपर में ज़्यादा कभी दिक्कत नहीं हुई, सेकंड पेपर मेरा स्ट्रॉन्ग रहा, क्योंकि मैंने अपने ग्रेजुएशन में जो भी मैंने क्लासेस थी, जो भी मेरे एग्ज़ाम भी होते थे, उसके लिए मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ती थी। मतलब मेरा कभी एग्ज़ाम में सिर्फ कि एग्ज़ाम में अच्छा करना, ऐसा कभी वो इंटेंशन नहीं रहा था। थोड़ा मज़ा आता था इस सब्जेक्ट को पढ़ने में ना, तो मैं थोड़ा और डीप में पढ़ती थी, अच्छे से पढ़ती थी। तो उस चीज़ ने, ये जो मेरा पढ़ने का जो तरीका बन गया अच्छे से पढ़ने का, उसने मेरे को इस एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करी। तो इसलिए सेकंड पेपर में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। फर्स्ट पेपर के लिए मैंने थोड़ी हाँ मेहनत करी कुछ चीज़ें, जैसे फर्स्ट पेपर के लिए मैंने अपना, मुझे ऐसा थोड़ा लगता था कि मैं तो फर्स्ट पेपर में वीक हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स का सहारा लिया एक्चुअल में। तो कुछ यूट्यूब चैनल से मैं डेली अपनी क्लासेस लेती थी, मैंने कुछ बुक्स ली उसके लिए। तो उससे मैं डेली बेसिस में पढ़ती थी बहुत अच्छे से, और कुछ क्वेश्चन उठा के करना, ये सब इस तरीके से मैंने अपना किया। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि मैम की प्रिपरेशन ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम जब आ रहा है तब से प्रिपेयर है, मैम ग्रेजुएशन से एक तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, तभी उनका पेपर सेकंड स्ट्रांग हो पाया। सो मैं आपसे ये सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो अभी फोकसली पढ़ो, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हेल्प करे। तो मैम, हम आपकी स्ट्रेटेजी को और थोड़ा डेप्थ में जानते हैं, जिससे कि हमारे ऑडियंस को और एस्पेरेंट्स को और जानने का मौका मिले आपकी स्ट्रेटेजी को, और वो भी कुछ सीख सके। आपने अपने इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए कोई बुक लिस्ट रेडी की होगी, आपने किन बुक्स को रेफ़र किया इस प्रिपरेशन के लिए, और आप अगर नोट्स बनाते थे या नहीं बनाते थे, अगर बनाते हो तो किस तरीके से बनाते थे, क्या स्ट्रेटेजी थी, थोड़ा डेप्थ में आप बताइए। मैंने पेपर 1 के लिए जो बुक रेफ़र करी वो आर्यन पब्लिकेशन की थी,
जो जनरल पेपर 1 के लिए है यूजीसी नेट की। और सेकंड पेपर के लिए मेरे पास एमएल कमलेश सर की बुक थी यूजीसी नेट के लिए। कुट्टी सर की बुक मैंने रेफ़र करी है, और ट्रूमैन की और उपकार, ये कुछ मैंने बुक्स रेफ़र करी। और जब भी कोई आप बुक लेते हैं तो उसमें आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि अभी जैसे करंटली अभी सिलेबस चेंज हुआ है, तो वो सिलेबस कितना एक बुक कवर करती है, वो जो बुक बनी है वो अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है या नहीं, क्योंकि आपका अभी सिलेबस चेंज हुआ है तो आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, बहुत सारी बुक्स में रॉन्ग आंसर्स होते हैं, और आप क्या करते हैं, आप हमारी यूजुअली ऐसी आदत होती है कि कम टाइम पे हम रट्टेबाजी बहुत करते हैं, तो हम गलत आंसर्स रट लेते हैं। सो उससे भी आप ही अपने लिए गलत कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप जो भी बुक लें उसके जो आंसर्स हैं सही हो। इस चीज़ का आप बहुत ज़रूरी आप ध्यान रखें। तो मैम आपने जैसा कि मैंने पूछा कि नोट बनाते थे, नोट्स वगैरह। जी नोट्स, हाँ मैं नोट्स बनाती थी, क्योंकि पूरे टाइम आप बार बार बुक पकड़ के तो नहीं कर सकते, आपको बार बार फिर से अपने नोट्स देखने पड़ते हैं। तो मैं नोट्स बनाती थी, मैं मेन चीज़ें थोड़े डेप्थ में जाके पढ़ती, पूरी बुक लेके पूरा पढ़ती थी, और कुछ नोट्स मैं या तो बुक में ही हाईलाइट कर देती थी या अपने रजिस्टर में पूरा नोट डाउन कर देती थी। इस तरीके से मैं कुछ जो मुझे लगता था मेन है मैं उसे नोट डाउन कर लेती थी, ताकि मैं उस पर बार बार जाके उसको पढ़ सकूँ। एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपने कोई कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन किया था क्या? नहीं, मैंने बिना कोचिंग के किया ये एक्चुअली। हाँ। सच में वाह, कि बिना कोचिंग के इतने बार अटेम्प्ट देने के बाद भी और फिर 100% स्कोर करना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ी ईगो भी थी कि बिना कोचिंग के करके दिखाएंगे। लेकिन हाँ, ये बिना कोचिंग के हो गया। लेकिन कोचिंग लेना भी कुछ ऐसा गलत नहीं है मैं कहूँगी, लेकिन ठीक है, मेरे को बिना कोचिंग के करना। मैम आपके मेरे इस जवाब से एक और क्वेश्चन आ रहा है कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर कोचिंग, मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या इम्पोर्टेंट है, किस पे ध्यान देना चाहिए? कोचिंग एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो भी कोई न्यू कमर जा रहा है उसको एक डायरेक्शन मिलती है कोचिंग से, उनको पता चलता है उनको करना है तो करना क्या है। अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से ही सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाती है, कोचिंग में आपको थोड़ी हेल्प मिल जाती है उसी चीज़ में। लेकिन कोई भी कोचिंग सक्सेसफुल नहीं है बिना सेल्फ स्टडी के। मतलब कितनी अच्छी आप कोचिंग ले लीजिए, आप जब तक सेल्फ अपने आप को टाइम देंगे उस चीज़ के साथ, आप नहीं कर सकते। बिल्कुल सही मैम, कोचिंग तो सिर्फ गाइडेंस दे सकती है, मेहनत तो हमें ही करना है, और जितना मेहनत हम करेंगे वैसे ही हमारा रिजल्ट भी दिखेगा। बिल्कुल, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, कोई इंसान कोचिंग भी करना चाह रहा है उसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन हाँ आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना पड़ेगा। जो इन्वायरमेंट है एग्ज़ाम वाला, जो 3 घंटे का जो आपका टाइम पीरियड है, 3 घंटे में आपको कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, तो जो एक प्रेशर वाला टाइम है उसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर सको, तो उसके लिए मैंने पहले एग्ज़ाम से पहले ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दिए थे, ताकि मैं मिस्टेक्स कम करूं और बेटर परफॉर्म करूं। ये बहुत ही अच्छा मैम ने यहाँ बताया कि एग्ज़ाम से पहले, इन द सेंस कि कुछ दिन पहले, और जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो इसको सॉल्व करना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए कि आपको कितना प्रिपेयर करना है, आपको कितना आता है। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी रही मैम की। और मैम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताया कि इन्वायरमेंट क्रिएट करना, जो प्रेशर होता है, प्रेशर में गलतियाँ बहुत करते हैं, क्वेश्चन में हम आता वो क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, बट अगर हम लोग टाइम पीरियड सेट करके अगर मॉक टेस्ट दें तो हमारा एक इन्वायरमेंट बन जाता है, एक हैबिट बन जाता है, और हम ये गलतियाँ एग्जाम में नहीं करते। बिल्कुल। आपके हिसाब से आजकल एस्पिरेंट्स क्या गलतियाँ कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने में? जो मैंने नोटिस किया है, बच्चे मेरे पास आते हैं, पूछते हैं मैम हमें नेट की प्रिपरेशन करनी है, आप कोई बुक बताइए। मतलब दे आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट, और मेरे ख्याल से शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। शॉर्टकट से आप कोई कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। आप बेटर परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन जेआरएफ क्लियर करना है थोड़ा टफ चीज़। तो मेरे ख्याल से उनको पहले से ही अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना चाहिए, जो कि मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है, बजाय कि वो कोई एक पर्टिकुलर बुक्स ढूंढे और उससे ही उसको रट के फिर वो एग्ज़ाम दे दे। और सच में लिटरली वो मुझसे यही पूछते हैं कि कोई तो ऐसी बुक होगी जिसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बुक होगी नहीं जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग अलग थोड़ी बुक पढ़नी पड़ेगी, ताकि आप और अच्छे से इन डेप्थ आप प्रिपरेशन कर सकें, ताकि आपको जिस टाइप के भी क्वेश्चंस मिले आप उनको अटेम्प्ट कर सकें। तो बिल्कुल देखिए, आप लोग यहाँ पे शॉर्टकट ना अपनाएं, आप प्रिपरेशन स्टार्टिंग अच्छे से करिए, सारे बुक को रेफ़र करिए, जो आपको समझ में आती है उसको रेफ़र करिए,
सभी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। मैम ने अपनी स्ट्रेटजी शेयर की, कैसे प्रिपेयर किया उन्होंने, क्या स्ट्रेटजी अपनाई। तो शॉर्टकट ना अपनाएं, आप अपने प्रिपरेशन तरीके से करें और कॉन्सेप्चुअल करें। तो मैम थोड़ा मैं अब जानना चाहूँगा आपके बारे में कि इसमें आपके फैमिली का क्या सपोर्ट रहा एग्ज़ाम में, इस जर्नी में? जैसे 7 अटेम्प्ट आपने लगाए हैं, तो इसमें कैसे आपने अपने आप को बूस्टअप किया, कैसे मोटिवेटेड रखा? अ, मेरी फैमिली तो मतलब मेरे साथ काफ़ी सपोर्टिव रहती है। मतलब मैं उनको कुछ भी बोलती हूँ कि मुझे ये करना है तो दे आर लाइक कर ले ठीक है कर ले। मतलब वो हमेशा काफ़ी सपोर्टिव रही है। लेकिन जो एक्चुअल में मुझे जो बूस्ट मिला है, जो प्रॉपर बूस्ट मिला है कि स्पेशली नेट के एग्ज़ाम के टाइम के लिए, वो मेरे फ्रेंड से ही मिला है। वो काफ़ी मेरे को मोटिवेट करते थे, मुझे कभी गिव अप नहीं करने दिया। पेरेंट्स थोड़ा प्रोटेक्टिव होते हैं आपको लेके ना, वो चाहते नहीं है कि आपको बार बार कुछ बुरा फील करना पड़े, फेलियर फील करना पड़े। तो जब भी मैं रिजल्ट आता था तो मैं थोड़ा परेशान होती थी फैमिली को लेके, फैमिली के सामने कि अरे नहीं हुआ फिर से। तो पेरेंट्स बोलते थे कि चल ठीक है, कुछ नहीं, कुछ और ट्राई कर ले, कुछ और कर ले, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो हमेशा एक थोड़ा ना प्रोटेक्टिव, अपने बच्चे को लेके थोड़ा प्रोटेक्टिव रहते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ा ना, उन्होंने बोला कि छोड़ ही दे एकदम। जब भी मैं उनको बोलती कि मैंने फिर से किया, मैंने फिर से अप्लाई कर दिया, तो बोलते अच्छा फिर से करेगी। मैंने हाँ चल ठीक है कर। रेडी रहे वो हमेशा मेरे को सपोर्ट करने के लिए। वेरी नाइस। इंटरव्यू को समराइज करते हुए आप हमारे एस्पायरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं बोलूँगी कि कॉन्सेप्ट इज की। अगर आप अभी क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है। अगर है भी तो इक्का दुक्का होंगे, ज़्यादा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि किसी बुक से उठा के आ गए। लेकिन सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इतने कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं कि आपको बिना कॉन्सेप्ट आए आप उनको अटेंड करना आपके लिए मुश्किल होगा। और प्लस आजकल जो एजर्शन और रीजनिंग का जो पोर्शन है वो इतना अभी उतना वेटेज में है, उतना ज़्यादा उससे क्वेश्चंस आते हैं कि वो बिना कॉन्सेप्ट से तो आप क्लियर नहीं कर सकते। उसके एक्यूरेट आंसर्स निकालना वैसे ही मुश्किल होता है। तो अच्छा रहेगा कि आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करें बजाय कि शॉर्टकट पे जाने के। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा आप सबके लिए। तो मैम आज काफ़ी हमारा अच्छा चिट-चैट हुआ, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंस्पायरिंग। मैं तो इंस्पायर हुआ, होपफुली हमारी ऑडियंस भी इंस्पायर ज़रूर हुई होगी। और काफ़ी मज़ा आया मेरे को आपकी जर्नी जानकर, बहुत कुछ सीखने को मिला। काफ़ी इंसाइटफुल आपने चीज़ें बताई, स्ट्रेटजीज़ बताई। सो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, पीई टॉक्स पे। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें दिया। थैंक यू सौरभ, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, प्लस मुझे एक प्लेटफॉर्म देने के लिए जहाँ पे मैं अपनी जर्नी शेयर कर पाऊँ इतने सारे व्यूवर्स के साथ। थैंक यू सो मच। तो मैम ये एक छोटी सी गिफ्ट फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड और स्पोर्ट्स पब्लिकेशन की तरफ से। थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए।